हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। इस वीडियो में हम अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके पार्ट वन में हमने पढ़ा कि फाउंडेशन ऑफ द आईएनसी एंड एरा ऑफ मॉडरेट्स, कि भाई फाउंडेशन में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, एंड मॉडरेट्स के बारे में हमें ओवरव्यू दिया हुआ है चैप्टर में कि मॉडरेट्स एक्चुअली में थे कौन, जिनको अर्ली नेशनलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड लिबरल्स थे ये बेसिकली, जिनकी पॉलिसीज़ भी लिबरल वाली थी और ये लिबरलिज्म में बिलीव रखते थे। एंड अप्रोच भी इनकी जो नेशनलिज्म के टूवर्ड्स थी, जो इनिशियल लेवल की आईएनसी की अप्रोच रही है, वो मॉडरेट ही थी। मॉडरेट इन द सेंस कि बिल्कुल पीसफुल अप्रोच में बिलीव रखते थे एंड एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव रखने वाले लोग थे ये, कि भाई अगर हम कुछ विरोध भी हमें करना है या हमें कोई रिफॉर्म भी चाहिए तो हम उसे लॉ के कन्फाइनमेंट में रह के ही, विद इन द लॉ रह के ही, कोई रूल ब्रेक नहीं करेंगे, हम लॉ में ही रह के अपना जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे, रखेंगे ब्रिटिश के आगे। तो इनकी एरा जो बेसिकली इट लास्टेड फ्रॉम 1885 टू 1905। चैप्टर के इस पार्ट को डिटेल में हमने डिस्कस करा है अपने प्रीवियस वीडियो में। अब ये जो कंटिन्यूइंग पार्ट है इसका, वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था अब इस पीरियड से, बेसिकली हम उसे स्टार्ट मान सकते हैं, जो नेशनल मूवमेंट अब इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। एंड फ्रीडम स्ट्रगल अब आगे आगे पहुंचेगा जब गांधीयन एरा आएगी। इसके बाद अभी एक्सट्रीमिस्ट की एरा आनी है, फिर उसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी उतरेंगे फील्ड में। फिर हमारा एक्चुअल का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो वहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि 1990 या 20 के आसपास का वो पीरियड है। एंड एन इवेल्यूएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, तो हम इनकी ब्रीफ एक इवेल्यूएशन भी करेंगे इन अर्ली नेशनलिस्ट की, कि क्या क्या इनकी आइडियोलॉजीज़ थी अर्ली नेशनलिस्ट की इस पूरे पीरियड में, जो कि ये था आईएनसी वाला मॉडरेट्स का पीरियड जो था, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर, जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट, जिसका हमारा पहला पॉइंट है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो एक कंट्रीब्यूशन जो मेजर कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं हम, कि वो ये है कि जो इकोनॉमिक क्रिटिक इन्होंने पब्लिक के सामने रखा था, हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, जो हमारे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिनशॉ वाशा, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे सारे लीडर्स रह चुके हैं, ये इन्होंने केयरफुली एनालाइज करके पॉलिटिकल इकोनॉमी को ब्रिटिश रूल की ओवर द ईयर्स जो रह चुकी है, उसे एनालाइज करके अपनी ऑब्वियसली अपनी एजुकेशन की वजह से और अपनी पॉलिटिकल जो भी स्किल सेट है इनका, उसको पूरी एनालाइजेशन करके एक ब्रेन थ्योरी फॉरवर्ड करी थी। फॉरवर्ड इन द सेंस लोगों के सामने ये थ्योरी रखी थी कि जो ब्रिटिश थे इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कैसे कैसे करी है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी के ये ओपोज में थे, कि जो इंडियन इकोनॉमी आज से कुछ साल पहले सेल्फ सफिशिएंट थी, अब वो बेसिकली एक कॉलोनियल इकोनॉमी रह चुकी है, जिसका एक्चुअल में मतलब है कि अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ए फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश कैपिटल। तो बेसिकली जो कॉलोनियल इकोनॉमी है उसकी डेफिनेशन ये है कि अब ये सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इंडिया, फूड्स का, खाने वाने का सामान सप्लाई एक्सपोर्ट करती है, सप्लाई करती है, और जो फिनिश्ड गुड है वो इंपोर्ट करते हैं हम। एंड अ फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश कैपिटल, और बेसिकली एक ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिश कैपिटल के लिए, फॉरेन जो है उनके लिए जो है सिर्फ एक फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बन के रह चुका था अब इंडिया। Thus, the moderates were able to create an all India public opinion that British rule in India was the major cause of India's poverty and economic backwardness. तो moderates ने आईएनसी के थ्रू और अपनी क्रिटिसिज्म के थ्रू, ड्रेन थ्योरी के थ्रू, अपने जो है लोगों में, कॉमन मासेस में एक ये ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बना दिया था कि जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में रह चुका है, वो मेजर कॉज है इंडिया की पॉवर्टी का और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। To lessen the severity of the deprivation characterizing Indian life, the early nationalists demanded cutting off India's servility to Britain and development of an independent economy through involvement of Indian capital and enterprise. तो जो कैरेक्टर इंडियन लाइफ का बन चुका था वो डेप्रीवेशन का था, डिप्राइव्ड कैरेक्टर था। बेसिकली हर चीज़ से हम डिप्राइव्ड थे उस टाइम पे, ना ही हमारे यहाँ प्रॉपर बिजनेसेस थे, ना हमारे कोई राइट्स थे हमारे पास, ना इकोनॉमी कोई, कुछ भी नहीं था इंडिया के नाम पे, बस कॉलोनियल इकोनॉमी थी ये सिर्फ एक। वी वर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिकली एवरीथिंग इंडियन। एंड हमारा जो इंडियन लाइफ का कैरेक्टर ही बन चुका था एक, वो डेप्रीवेशन बेस्ड था। एंड तो जो ये हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, इन्होंने डिमांड करा कि भाई इंडिया की जो सर्विलिटी है, सर्विलिटी इन द सेंस जो सर्विंग वाला नेचर है, जो सर्वेंट वाला जो नेचर रह चुका है ब्रिटेन के टूवर्ड्स सिर्फ इंडिया का,
उसको कट करा जाए और उसको बिल्कुल रिमूव करा जाए कि ये सर्विलिटी अब बहुत हो चुकी है और अब इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हमारी जो है डेवलपमेंट हो उसकी, इंडिया की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की, थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिसमें इंडियन कैपिटल ही इन्वॉल्व हो और एंटरप्राइज भी हमारे लोकली हो, इंडिया के ही हो, फॉरेन ना हो। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द अर्ली नेशनलिस्ट डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, abolition of salt tax, improvement in working condition of plantation labor, reduction in military expenditure, and encouragement to the modern industry through tariff protection and direct government aid। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनकी डिमांड्स में एक ये भी थी कि भाई लैंड रेवेन्यू की जो है रिडक्शन होनी चाहिए, सॉल्ट टैक्स एबॉलिश करो, वर्किंग कंडीशंस जो प्लांटेशन लेबर की है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था जो कि 1859 में आया था, जो ब्रिटिश ने पास किया था, जिसका प्राइमरी पर्पज़ ये था कि जो असम के टी प्लांटेशन में लेबर थे उनको कोई आज़ादी नहीं थी, ना ही वो छोड़ के जा सकते थे बिना परमिशन के। एक्ट्स के ओपोजिशन में ही हमारे जो ये लीडर्स हैं अर्ली नेशनलिस्ट, इन्होंने वर्क करना चाहा और मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो कि बेसिकली ओवर एक्सपेंडिचर करा जा रहा था, इंडिया के ख़जाने में से पैसा सारा अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करा जा रहा था, उसे रिडक्शन करना उसका, और फिर उस मिलिट्री का जो यूज़ है वो भी फिर उल्टे तरीके से करना कि भाई इन्वेजन करना दूसरे लैंड्स पे, जैसे अफ़गान वॉर वगैरह जो भी थे। एंड एनकरेजमेंट टू मॉडर्न इंडस्ट्री थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। तो मॉडर्न इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट करने के लिए भी कि भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कराई जाए सरकार की एड से ही, वो भी और जो कि इंडियन हो, फॉरेन नेचर ना हो उनका, वो यहाँ की ही इंडस्ट्रीज़ हो, तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। तो legislative councils in India had no real official power till 1920, yet work done in them by nationalists helped the growth of national movement। तो बेसिकली 1920 तक कोई एक्चुअल पावर तो थी नहीं, एंड फिर भी जो भी हमारे जो लीडर्स थे इन्होंने अपनी तरफ से 100% कोशिश करी नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने की और रिफॉर्म्स वगैरह लाने की। फिर पावर तो थी नहीं फिर भी। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 वाज एन इम्पोर्टेंट बॉडी। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेटअप करी थी बेसिकली इस एक्ट के अंदर 61 के नाम की एक काउंसिल बना दी गई थी, लेकिन उसमें जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इंडियंस वगैरह की। एंड उसका प्राइमरी पर्पस था कि भाई डिस्गाइज ऑफिशियल मेजर्स एज हैविंग बीन पास बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो ये जो मेजर्स लेते थे उसको सिर्फ डिस्गाइज करने का कि ये किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने पास करे हैं, भले ही बात पास ये खुद ही करते थे बैठ के, जो भी सारे उल्टे सीधे जो रिफॉर्म्स वगैरह होते थे, एक्ट्स होते थे, और इससे बस एक ये फॉर्मेशन दे दी गई थी। एंड इंडियंस मेंबर वर फ्यू इन नंबर इन द 30 years फ्रॉम 62 to 92, ओनली 45 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू इट। तो सिर्फ 45 इंडियंस जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्वॉल्व थे, और मोस्ट ऑफ देम बीइंग वेल्दी लैंडेड विद लॉयलिस्ट इंटरेस्ट। और बेसिकली ये मोस्टली वही थे जो कि ब्रिटिश के साथ ही थे एक तरीके से। ओनली ए हैंडफुल ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स एंड इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल सच एज सैयद अहमद खान, कृष्णदास पाल, वी एन मांडलिक, के एल नलकर एंड राश बिहारी घोष वर अमंग दीज नॉमिनेटेड। तो थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे, मोस्टली इनमें अमीर लोग थे जो ब्रिटिश के साथ थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉम 1885 टू 1892 द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर सेंटर्ड अराउंड। तो जो नेशनलिस्ट हमारे डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, उनके प्राइमरी जो सेंटर पॉइंट्स थे वो ये थे कि भाई एक तो काउंसिल में एक्सपेंशन होना चाहिए, इंडियंस की ग्रेटर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसमें, और काउंसिल की जो रिफॉर्म भी होना चाहिए, उसमें चेंजेस भी आने चाहिए, जिसमें चेंजेस में इंक्लूड थे कि भाई मोर पावर्स टू द काउंसिल्स एंड स्पेशली ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। एंड जो अर्ली नेशनलिस्ट वर्क विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स काम कर रहे थे वो, जो कि था हमारा सेल्फ गवर्नमेंट का। एंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर मेंट टू हैव बीन कंसीडर्ड इन 1892 इन द फॉर्म ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट में जो है उनकी डिमांड कंसीडर्ड इन द सेंस कि थक हार के मान ही ली थी ब्रिटिश ने उनकी डिमांड्स जो थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दीज रिफॉर्म्स वर सेवरली क्रिटिसाइज्ड एट कांग्रेस सेशंस वेयर नेशनलिस्ट मेड नो सीक्रेट ऑफ देयर डिससैटिस्फैक्शन विद देम। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टेक्निकली ब्रिटिश के द्वारा कर दिए गए थे, बट वो जो रिफॉर्म्स थे उनमें ना ही इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन थी। बेसिकली वो जो काउंसिल थी वो इम्पोर्टेंट बॉडी बन के रह गई थी, उसमें कोई पर्पस नहीं था एक्चुअल, इंडियंस की कोई पावर नहीं थी। तो ऑब्वियसली भाई हमारे लीडर्स के जो फिर डिससेटिस्फैक्शन, उनसे डिससेटिस्फाइड थे वो, उनकी एजिटेशन होना लाजमी था।
एंड नाउ दे डिमांडेड अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस। तो अब जो हमारी डिमांड्स थी उनमें एक ये थी कि भाई मेजॉरिटी चाहिए इलेक्टेड इंडियंस की, मतलब इंडियंस की उसमें जो है काउंसिल में इंडियंस का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होना चाहिए और बजट पे कंट्रोल होना चाहिए हमारा। एंड दे गेव द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो बिना रिप्रेजेंटेशन के, बिना हमारे नंबर्स बढ़ाए हुए, बिना हमें काउंसिल में पावर्स दिए हुए, रिप्रेजेंट करे बिना हम टैक्स क्यों दें फिर। तो ये एक स्लोगन था। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स का वो बढ़ा दिया गया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड लोकमान्य तिलक डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे जैसे हमारे जो लीडर्स थे, एजुकेशन इनकी बढ़ती गई, इन्होंने ये देश से बाहर भी गए, इन्होंने फिर और कंट्रीज़ के बारे में भी जाना, देखा कि भाई और कॉलोनीज़ जो हैं, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी, और वो सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट अब चाहिए। तो जो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स वाज वाइडेंड, तो ये उसका एक पॉइंट है कि ये भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स वाज नॉट लिमिटेड टू जस्ट कि भाई हमें मेंबरशिप दे दो, अब ये कि भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट भी चाहिए। ऑल्सो लीडर्स लाइक फिरोज शाह मेहता एंड गोखले पुट गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सिवियर क्रिटिसिज्म। एंड नेक्स्ट है हमारा कि भाई द ब्रिटिश हैड intended to use the councils to incorporate the more vocal among Indian leaders so as to allow them to let off their political steam, while the impotent councils could afford to remain deaf to their criticism. However, the nationalists were able to transform these councils into forum for ventilating popular issues, for exposing the defect of an indifferent bureaucracy, for criticizing government policies proposals, raising basic economy issues, especially regarding public finance. तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने इन जो काउंसिल्स है इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा। इन्हें सिर्फ ब्रिटिश ने तो ये कहा था कि ये पॉलिटिकल स्टीम निकालने के लिए बस यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उन्होंने इनको एज अ फोरम यूज़ करा अपनी पॉपुलर इश्यूज़ जो थे हमारे सोसाइटी में करंटली, और इकोनॉमिक इश्यूज़ जो भी चल रहे थे, जो भी रिफॉर्म्स चाहिए थे, प्रॉपर वेंटिंग करी उनकी काउंसिल्स के थ्रू। और फॉर एक्सपोजिंग द डिफेक्ट ऑफ एन इंडिफरेंट ब्यूरोक्रेसी, फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब फुल यूटिलाइजेशन करी इन काउंसिल्स की उन्होंने। और इन काउंसिल्स के थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइजेशन भी करी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी रेस करे, रिफॉर्म्स भी मांगे, एंड अपने पॉपुलर इश्यूज़ को वेंट भी करा। काफ़ी मतलब उन्होंने अपनी एंड से जो है फुल इनका यूज़ करा। The nationalists were thus able to enhance their political status and build a national movement while undermining the political and moral influence of imperialist rule. तो जो नेशनलिस्ट थे इसलिए उन्होंने उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो एनहेंस हुआ और एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, while undermining the political and moral influence of imperialist rule. This helped in generating anti-imperialist sentiments among the public, but at the same time the nationalists failed to widen the movement by not including the masses. तो एंटी इम्पीरियलिस्ट फीलिंग अब लोगों में आने लग गई थी, ये सब कुछ देख के कि भाई इंडियंस को कुछ नहीं दिया जा रहा और दूसरी कॉलोनीज सेल्फ गवर्न हैं वगैरह वगैरह। और हमारे जो मॉडरेट्स हैं इन्होंने ये सब चीज़ें मासेस में अपनी एजुकेशन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू ये सब लाया, मैगज़ीन वगैरह के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। और अब कॉमन मासेस में भी जो जनरल पब्लिक थी उस टाइम की, उसमें भी अब ये एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स आ चुके थे। लेकिन जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो स्कोप नहीं बढ़ाया अपनी इस जो है आईएनसी में उस टाइम पे, उस पीरियड में पर्टिकुलरली मूवमेंट का स्कोप बढ़ नहीं पाया क्योंकि मासेस उसमें इन्वॉल्व नहीं थे ज़्यादा। वो हम आगे पता करते हैं कि क्या था क्या नहीं था। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैंपेन्स फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। द मॉडरेट्स कैंपेन्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स: इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, तो एक तो ये था कि गवर्नमेंट सर्विस में इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक ग्राउंड इसमें इन्होंने जो प्रूव करा वो ये था कि भाई जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें बहुत हाई पेमेंट्स दी जाती थी, और अगर इंक्लूजन हो जाए इंडियंस की तो वो इकोनॉमिकल होगा, इंडिया के हिसाब से उन्हें पेमेंट्स मिल ही जाएंगी। तो ये इन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट आगे रखा। और पॉलिटिकल ग्राउंड्स में ये था कि भाई सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स वर रेमिटेड बैक होम एंड पेंशन्स पेड इन इंग्लैंड, जो कि सारी इंडिया के खुद के ख़जाने में से दी जा रही थी। दिस अमाउंटेड टू इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो ये भी इन्होंने पॉइंट रखा कि ये एक तो इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था वो ये था, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये था कि भाई हमारी कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है, जो रेवेन्यू से ड्रेन करा जा रहा है। मॉरल ग्राउंड ये था कि भाई इंडियंस वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉरल पॉइंट भी एक इसमें आ गया था कि भाई हमें इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था,
उन्हें दूर रख के ऐसी पोजीशन से जो पावर वाली पोजीशंस हैं, ट्रस्ट वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हैं। एंड सेकंड जो हमारा कैंपेन का सेकंड पर्पस था वो ये था कि भाई सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑप्रेसिव एंड थर्ड पॉइंट में है कि भाई ऑप्रेसिव और टिरेनिकल ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म था एंड एन एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम। इनका भी इन्होंने क्रिटिसिज्म करा था कि ये जो जुडिशियल सिस्टम था उस टाइम पे ब्रिटिश का जो ऑपरेटेड जुडिशियल सिस्टम था वो एक्सपेंसिव भी था कॉमन आदमी के लिए और टाइम कंज्यूमिंग भी था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि फोर्थ पॉइंट है, जिसमें है कि क्रिटिसिज्म ऑफ अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी विच रिजल्टेड इन एनेक्सेशन of Burma, attack on Afghanistan, and suppression of tribals in the northwest, all costing heavily for the Indian treasury। तो ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की कि भाई जो एनेक्सेशंस कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया और सेकंड अफ़गान वॉर वगैरह जो थे, इनका भी हमारे मॉडरेट्स ने क्रिटिसिज्म करा था क्योंकि ये इंडियन ट्रेजरी से ही सारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करा जा रहा था एंड ये इकोनॉमिकली वीक कर रहा था इंडिया को। और भी फिफ्थ कैंपेन जो है ये है कि भाई कॉल फॉर एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। तो वेलफेयर पे जो मासेस हैं, जो कॉमन पब्लिक है, उनकी वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर ना करके ये फॉरेन पॉलिसीज़ पे, एनेक्सेशंस पे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को वो इंक्रीज़ करे रखते थे और हेल्थ सैनिटेशन कॉमन पब्लिक की जो थी उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। तो उसके लिए भी मॉडरेट्स ने अपनी तरफ से काफ़ी रिफॉर्म्स एंड आवाज़ उठाई अपनी रिफॉर्म्स के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए कंडीशंस की। एजुकेशन पे भी कुछ नहीं था एंड एलिमेंट्री और टेक्निकल नॉलेज पे काफ़ी फोकस था मॉडरेट्स का कि भाई जो एलिमेंट्री नॉलेज है, एलिमेंट्री स्कूल्स खोले जाएं, टेक्निकल नॉलेज जो है कॉमन मासेस में स्प्रेड करी जाए, उसको लेके भी कैंपेन जो है काफ़ी ट्रेमेंडस स्केल पे करी गई थी मॉडरेट्स के द्वारा। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बैंक्स की ओपनिंग, कल्टीवेटर्स के लिए जो बैंक है उनका सेटअप करना, इरिगेशन के लिए टेक्निकल नॉलेज लोगों को देना और इरिगेशन का जो है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स करना कंट्री में। ये फिफ्थ जो हमारी कैंपेन है ये उसके लिए थी, जो फिफ्थ पॉइंट है कैंपेन का। सिक्स पॉइंट में हम देखते हैं कि डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर अब्रॉड। तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ में इंडिया से लेबर भेजी जाती थी वेयर दे फेस्ड ऑपरेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश का जो टिपिकल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट है वो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। ये भी उनकी कैंपेन का एक हिस्सा थी कि भाई जो बाहर इंडिया की लेबर गई हुई है ब्रिटिश की अदर कॉलोनीज़ में, जो उनके साथ मिसबिहेवियर था उसके लिए ये कैंपेन्स थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स में इंक्लूड मेन तो राइट ऑफ स्पीच था, एसोसिएशन था, फ्री प्रेस था कि भाई प्रेस पे कोई, जैसे ब्रिटिश ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह के थ्रू कि भाई जो इंडिया में रीजनल और लोकल जो प्रेस होंगी उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। तो इन्हीं बेसिक ये जो चीज़ें हैं कि भाई प्रेस भी फ्री होनी चाहिए, एसोसिएशंस मतलब कि हम कुछ भी अगर समिति सभा स्टार्ट करना चाहे कोई भी इंसान, उसको हक है वो करने का। तो सिविल राइट्स को मॉडरेट्स ने लोगों को सिविल राइट्स के बारे में ये सब अवेयरनेस दी और थ्रू ए कॉन्स्टेंट कैंपेन द नेशनलिस्ट वर एबल टू स्प्रेड मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़। तो एक कॉन्स्टेंट कैंपेन मतलब बिल्कुल जो कैंपेन जो थी वो कांस्टेंट थी, उन्होंने पॉज नहीं लिया कैंपेन के बीच में, वो करते रहे कैंपेन्स को इनको। और जो नेशनलिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने इस डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे ना, ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़, डेमोक्रेसी की जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो मासेस में फैलाए। थर्ड पॉइंट है हमारा कि देयर वाज ए ग्रेट पब्लिक आउटरेज एट द अरेस्ट ऑफ तिलक एंड सेवरल अदर लीडर्स एंड जर्नलिस्ट इन 1897। तो बेसिकली ये नाटू ब्रदर्स का अरेस्ट था और तिलक का अरेस्ट था और काफ़ी सारे और भी छोटे मोटे अरेस्ट इधर उधर होते रहते थे जो अनजस्टिफाइड थे बेसिकली, एंड विदाउट उनको ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाता था। तो अब लोगों में इंक्रीज कॉन्शियसनेस थी इनको लेके, सिविल राइट्स को लेके, और उन्हें पता चल गया तो वायलेशन है उनकी सिविल राइट्स का। तो लार्ज स्केल जो है पब्लिक आउटरीच देखने को मिली एंड इट वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पब्लिक वाज अवेयर ऑफ द सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स का काफ़ी मेन जो है रोल रह चुका है एंड थैंक्स टू मॉडरेट नेशनलिस्ट। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे मूव करते हैं, वो है एन इवेल्युएशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो बेसिकली जो नेशनलिस्ट थे उनकी थिंकिंग क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को कैसे प्रोग्रेशन कैसा हुआ उसमें। तो इसमें एक छोटा सा उसमें इवेल्युएशन का पॉइंट है ये। तो द अर्ली नेशनलिस्ट डिड ए ग्रेट डील टू अवेकन द नेशनल सेंटिमेंट। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है उनकी नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने लोगों में जो नेशनल सेंटिमेंट को अवेकन करा, लोगों को अवेयर कराया नेशनलिज्म होता क्या है और कैसे हम इवन मतलब भले ही ये जो अर्ली नेशनलिज्म था और ये
वायलेंस वगैरह इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि मॉडरेट्स तो मोस्टली लिबरलिज्म में बिलीव रखते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो नेशनल सेंटिमेंट है उसको लोगों में, मासेस में जो है अवेयर कराया। इवन दो दे कुड नॉट ड्रॉ द मासेस टू देम, तो मासेस फिर उन तक मतलब नहीं पहुंच पाए, उनकी आइडियोलॉजी मासेस को ज़्यादा समझ में नहीं आई थी इसी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे और उस टाइम पे मासेस हमारे इतने एजुकेटेड नहीं थे। और सेकंड पॉइंट है हमारा, दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम। तो इनकी इंटेलेक्ट की वजह से, इनकी एजुकेशन की वजह से, इनकी आइडियोलॉजीज़ की वजह से ये इंडिया की प्रोग्रेसिव फोर्सेस में से एक थे उस टाइम, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग काफ़ी कम थे उस टाइम पे, क्योंकि एजुकेशन वगैरह थी नहीं इतनी लेवल की, और ये लोग बाहर 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 वगैरह से पढ़ के भी आए हुए थे। जैसे दादा भाई नौरोजी हमारे लंदन वगैरह भी जाते रहते थे। तो मतलब काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग थे, इनकी थिंकिंग और आइडियोलॉजीज़ भी प्रोग्रेसिव थी कि भाई वुमेन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और मासेस में एजुकेशन होना चाहिए, वो पॉलिटिसाइज जो होने चाहिए, वो उन्हें पॉलिटिकल पूरी पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब प्रोग्रेसिव थिंकिंग के ही पार्ट्स हैं। दे वर एबल टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकनिंग, और इवन दो ये लिमिटेड थी, इनकी रीच जो है मासेस तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, फिर भी इन्होंने एक वाइड अवेकनिंग कर दी थी इंडियंस में, कि भाई कॉमन इंटरेस्ट की जो फीलिंग थी वो पैदा कर दी थी, यूनिफिकेशन की, कि सबके जो पॉलिटिकल एक इंडियंस के पॉलिटिकल जो गोल होना चाहिए वो यूनिफाइड गोल होना चाहिए, जो कि, और इनमें सेल्फ गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी भी आ चुकी थी बाद में मॉडरेट्स में। एंड दे नीड टू रैली अराउंड ए कॉमन प्रोग्राम अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी की जो फीलिंग लोगों में ले आए थे कि भाई हमारा एक कॉमन एनिमी है, हम यूनिफाइड एक अप्रोच इन्होंने रखी थी कि भाई रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इन सब के बेसिस पे ना डिवाइड होके एक कॉमन एनिमी को एक यूनिफाई होके ही हराया जा सकता है। एंड द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा, दे ट्रेंड पीपल इन पॉलिटिकल वर्क एंड पॉपुलराइज्ड मॉडर्न आइडियाज़। तो वो एक ही लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर कराया, डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट्स क्या होते हैं लोगों के, फ्रीडम क्या होती है, लोगों को ये सब अवेयर कराया इन सब फैक्ट से, जो कि इंडियन सोसाइटी में आज से पहले एग्जिस्ट करते ही नहीं थे लोगों में। और पॉपुलराइज्ड मॉडर्न आइडियाज़ को पॉपुलराइज करा कंट्री में, प्रेस को, लिटरेचर को, और भी जो पॉपुलर बिलीव्स होते हैं, भाई विमेन की इन्वॉल्वमेंट जो कि इस पीरियड से पहले बहुत कम थी, तो वो भी इन्होंने कंट्री में एक तरीके से जनरलाइज करा। दे एक्सपोज द बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जो बेसिक कैरेक्टर था, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर जो था कॉलोनियल रूल का, इन्होंने उसको भी एक्सपोज करा कि भाई जो एक्सप्लॉयटेशन में ही बिलीव रखते थे कॉलोनियलिज्म के रूलर्स थे, जो ब्रिटिश थे, उनका बेसिक कैरेक्टर ही एक यही था कि भाई एक्सप्लॉयटेशन, और उन्होंने मॉडरेट्स ने इस कैरेक्टर को आम जनता के सामने ला के रखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर पॉलिटिकल वर्क वॉज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज़ एंड नॉट ऑन शैलो सेंटिमेंट्स। तो रियलिटी पे उनकी सारी आइडियोलॉजीज बेस्ड थी, कोई सेंटिमेंट्स नहीं, रिलीजन, जाति धर्म के आधार पे आइडियोलॉजीज डिवाइडेड नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे जो लीडर्स थे, ये अर्ली नेशनलिस्ट, they were able to establish the basic political truth in favor of India. Next हमारा पॉइंट है, they created a solid base for a more vigorous militant mass based national movement. तो जैसा कि हमने ऑलरेडी चैप्टर में दिया ही हुआ है कि ये अर्ली फेज़ है नेशनल मूवमेंट का, लेकिन इसके बाद जो पीरियड आएगा, मॉडरेट्स के बाद वाला जो पीरियड है 1905 के बाद जो स्टार्ट होगा, वो जो पीरियड है फिर ये मिलिटेंट एरा में जाएगा, एंड इसके बाद फिर गांधीयन एरा आएगी। तो बेसिकली ये इसने बर्थ दिया था नेशनलिज्म को। जो अब मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट होंगी, जैसे हम आगे अपने चैप्टर्स में देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट वगैरह, वो सारी इसके आगे की ही हैं। एंड इन्होंने वो फाउंडेशन एक तरीके से डाल दी थी अब लोगों में कि भाई नेशनल मूवमेंट की जो फाउंडेशन होती है, अब भले ही अब वो जो है उसका पर्पज़ अलग होगा, उसका प्राइमरी पर्पज़ ऑफ फ्रीडम होगा, इनका प्राइमरी पर्पज़ इनिशियली जो था वो ये था कि भाई रिफॉर्म्स हों, कॉलोनियल रूल भले ही रहे लेकिन उसमें अगर रिफॉर्म हो जाते हैं तो वो एक तरीके का नेशनल रूल ही होगा। इनकी इनिशियल थिंकिंग ये थी, लेकिन अब नेशनल मूवमेंट जब आगे आगे बढ़ेगी, जब नेक्स्ट स्टेज में आएगी, अपने प्रोग्रेस होगी, तो जैसा कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि मिलिटेंट नेशनलिज्म वाला है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट का डिस्कशन किया हुआ है, तो उसमें हमें जानने को मिलेगा कि कैसे ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये विगरस हो गई थी, मिलिटेंट हो गई थी, और इसमें अब मासेस भी इन्वॉल्व थे, जैसे जो जिनकी एब्सेंस थी अभी तक।
अर्ली फेज़ में जिसकी एब्सेंस थी मासेस की, अब वो इन्वॉल्व होंगे फुल स्केल में। हाउएवर दे फेल टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड स्कोप ऑफ देयर डिमांड्स। तो उनकी डिमांड्स का स्कोप भी कम ही था बेसिकली। काउंसिल वगैरह की उनकी मेन डिमांड्स थी, सोसाइटी में वेलफेयर वगैरह की डिमांड्स थी, लेकिन उनकी सेल्फ रूल वाली जो डिमांड है वो लेटर स्टेज पे आई थी, और फ्रीडम का तो उस टाइम पे खैर आइडिया इतना था नहीं। एंड दे फेल टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस। इन्हीं कारणों की वजह से वो अपना बेस भी वाइडन नहीं कर पाए थे आम आदमी तक, और भी जो सभी क्लासेस थी उन तक उनका बेस वाइडन नहीं हो पाया था। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ मासेस, कि मासेस का इसमें क्या रोल था। कि जो मॉडरेट फेज था उसमें नेशनल मूवमेंट हैड ए नैरो सोशल बेस। तो नैरो सोशल बेस था ऑब्वियसली कि मासेस इन्वॉल्व नहीं थे लार्ज स्केल पे। उन्होंने एक पैसिव रोल प्ले करा था मासेस ने, लेकिन दिस वॉज बिकॉज द अर्ली नेशनलिस्ट लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे हमारे, ये इन्हें फेथ नहीं था मासेस में, पॉलिटिकल फेथ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग जो थे, जनरल पब्लिक जो थी, इतनी अवेयर नहीं थी पॉलिटिक्स के बारे में, ना ही एजुकेटेड थे वो इतने, तो उनको वो समझ ही नहीं आती थी कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो हमारे मॉडरेट्स, पॉलिटिकल फेथ नहीं था, वैसा तो फेथ था, पॉलिटिकल फेथ नहीं था। तो उन्हें ये लगा कि भाई डिविजन्स हैं सोसाइटी में इतने सारे, क्योंकि तभी भी नॉर्मल लोग जो थे वो अपनी वही जाति धर्म इन सब में डिवाइडेड थे उस पीरियड तक भी, और सब डिविजन्स थे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी। और मासेस वर जनरली इग्नोरेंट, तो वही इग्नोरेंट थे वो। लैक ऑफ एजुकेशन इसका एक मेन फैक्टर है उनकी इग्नोरेंस का। एंड कॉन्जर्वेटिव आइडियाज़ एंड थॉट्स थे उनके कि भाई एजुकेशन, वीमेन को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो वही कॉन्जर्वेटिव आइडियाज़ थे। इसी वजह से मासेस को इन्होंने इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहा था अपनी मूवमेंट में। तो मॉडरेट्स को ये लगा कि दीज डाइवर्स एलिमेंट्स हैड फर्स्ट टू बी वेल्डेड इनटू अ नेशन। तो ये जो डाइवर्स एलिमेंट्स थे, ये हेट्रोजीनियस एलिमेंट जो थे सोसाइटी के, इन्हें पहले तो एक करना पड़ेगा, एक नेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कहने को एक ये इंडिया है, लेकिन इसमें क्लास, रिलीजन, जेंडर के बेसिस में जो डाइवर्सिफिकेशन है एक तरीके की, उसे यूनिफिकेशन में कन्वर्ट करके पॉलिटिकल स्फीयर को एक बनाना पड़ेगा। एंड however the moderates failed to realize that it was only during a freedom struggle and with political participation that these diverse elements could come together। तो इसमें ये पॉइंट में लिखा हुआ है कि मॉडरेट्स ने ये रियलाइज़ नहीं करा कि ऐसे फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम पे ये मासेस जो हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता, और ये डाइवर्स एलिमेंट यूनिफाई भी हो सकते थे। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मास participation and the moderates could not take militant political positions against the authorities। तो मास पार्टिसिपेशन नहीं थी, इसलिए जो मॉडरेट्स थे वो मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं ले पाए। जब अथॉरिटीज़ जो हैं स्ट्रिंजेंट हो चुकी थी आगे आने वाले टाइम पे, और अथॉरिटीज़ खुद ही वायलेंस पे उतर गई थी, तो मॉडरेट्स का ये जो आइडियोलॉजी थी ये फेल हो चुकी थी। एंड मास पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से मॉडरेट्स उनका एक तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाए अथॉरिटीज़ का। एंड लेटर जो नेशनलिस्ट अब जो आएंगे, हमारे एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें बोला जाता है, नियो नेशनलिस्ट जो आएंगे अब, उनकी ये बिल्कुल अपोजिट सोच थी इनसे। द लेटर नेशनलिस्ट डिफर्ड फ्रॉम द मॉडरेट्स प्रिसाइजली ऑन दिस पॉइंट। बिल्कुल इसी पॉइंट पे वो उनसे डिफरेंट थे, कि इनका बिलीफ ही ये था कि भाई मासेस को अपने साथ लगाओ, अथॉरिटीज़ को उनके ही टेस्ट दो एक तरीके से, कि भाई जो वो लोगों के साथ करते थे उसी वही बिहेवियर उनके साथ खुद भी करो, जो कि वायलेंस थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिज्म जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। स्टिल द अर्ली नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेड द एमर्जिंग इंडियन नेशन अगेंस्ट कॉलोनियल इंटरेस्ट। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनकी वजह से ही नेशनल मूवमेंट की जो बिगिनिंग हुई, एक यूनिफिकेशन का आइडिया उन्होंने दिया, पर्टिकुलर गोल दिया, एंटी कॉलोनियलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट जो माइंडसेट डेवलप करवाया उन्होंने मासेस में। तो ये रोल उनके काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे थे अर्ली नेशनलिस्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का रिएक्शन था द कांग्रेस, उसको हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वॉज हॉस्टाइल टू द कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग डिस्पाइट द लैटर्स मॉडरेट मेथड्स। तो डिस्पाइट द मॉडरेट मेथड्स ऑफ द मॉडरेट्स, जो मॉडरेट्स के मेथड्स थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट हमारे सिर्फ प्रेयर एंड पेटिशंस में बिलीव रखते थे, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उनके टुवर्ड्स हॉस्टाइल थी। एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट का वो स्टिफ हो चुका था और भी ज़्यादा 1887 के बाद, जब गवर्नमेंट फेल टू परसुएट दी कांग्रेस टू कन्फाइन इटसेल्फ टू सोशल इश्यूज़। तो जब
कांग्रेस को सिर्फ सोशल इश्यूज तक ही रखने का जो प्लान था इनका इनिशियल, जब इन्होंने कांग्रेस फॉर्मेशन में पार्टेक किया था, तो अब वो उससे बढ़ के कुछ और ही बन चुकी थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो है इनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी अब बहुत ही ज़्यादा स्केल पे, नेशनल लेवल पे। तो इनका गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो और भी ज़्यादा स्टिफ हो चुका था। तो कांग्रेस के जो बंदे थे उनको सेडिशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बाबूज एट्सेट्रा बोलने लग गए थे। Different called the Congress a factory of sedition. The government adopted a divide and rule policy towards the Congress. The official encouraged reactionary elements like Sir Syed Ahmad Khan and Raja Shiv Prasad Singh of Banaras to organize the United Indian Patriotic Association. तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन में भी गवर्नमेंट ने जो है इनक्रेज करा ये सर सैयद अहमद खान को, राजा शिव प्रसाद सिंह को, जिसका प्राइमरी पर्पस कांग्रेस को अपोज करना था। नेक्स्ट है हमारा, द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट के बीच में भी डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश करी सरकार ने, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई थी, जो कि ये थी कि जो हमारा साथ देगा उसे हम बेनिफिट्स देंगे, जो हमारे साथ नहीं देगा हम उन्हें जेल में डालेंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे। और इसी पॉलिसी के यूज़ करके, इन्हें इसी पॉलिसी को यूज़ करके इन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में भी एक तरीके से फूट डाली थी। लेकिन ये फाइनली रियलाइज़ करना, चेक करना भूल चुके थे कि जो राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म है, अब ये सिर्फ राइज ही होगी यहाँ से, इसका जो चार्ट है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग अब लोगों में आ चुकी थी उसे हटाना अब इम्पॉसिबल था इनके लिए। क्योंकि ये छोटी छोटी तकियनुसी बातों में जो ब्रिटिश इन्वॉल्व थे कि भाई कांग्रेस को हटाना है, इसको हटाना है, प्रेस की आज़ादी हटानी है, वगैरह वगैरह, ये मेजर फैक्टर को भूल ही गए थे, जो कि था राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म अमंग द मासेस, अमंग women, अमंग एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट। हर बंदे में अब एक नेशनलिज्म की वेव उठ चुकी थी। सो अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में कवर करेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका रोल अब क्या रहेगा नेशनलिज्म में। एंड फिर एक्सट्रीमिस्ट के बाद जो है 1919 का जो पीरियड स्टार्ट होगा, उसके बाद से गांधी नहर आएगी, एंड उसके बाद इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है असली तब स्टार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।